नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। कल खत्म हो रहा है लॉकडाउन का पार्ट 3 और लॉकडाउन 4 में नए नियम होंगे, नए कानून होंगे, नए तरीके होंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं, प्रवासी मजदूरों के आगमन की सरकारों को चुनौती रहेगी और सरकार लगातार देश के कई राज्यों में इस दौरान सड़क जो हादसे हो रहे हैं उस पर भी सख्ती बरत रही है। फिलहाल लॉकडाउन के कारण घर वापस लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर, लगातार हादसों के शिकार हो रहे हैं प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हादसे भी हुए हैं। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण घर वापस लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। ऐसे में लगातार हादसों का शिकार भी हो रहे हैं प्रवासी मजदूर। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में क्या अंतर होगा, इसको लेकर अभी ऐलान औपचारिक तौर पर हालांकि बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कह चुके हैं कि लॉकडाउन 4 एक नए रंग रूप का होगा। तो लॉकडाउन 4 में नए नियम होंगे, नए कानून होंगे, नए तौर तरीके होंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले इसका ऐलान कर चुके हैं। सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। पलायन कर रहे मजदूरों की मदद कैसे की जाए, कैसे पुख्ता तरीके से की जाए, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। तो लॉकडाउन के कारण घर वापस लौट रहे हैं तमाम प्रवासी मजदूर। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुए हैं हादसे। कल खत्म हो रहा है लॉकडाउन का पार्ट 3। तो लॉकडाउन 4 नए नियम होंगे, नए तौर तरीके होंगे। तो पीएम मोदी पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं। तो लगातार हादसों के शिकार हो रहे हैं प्रवासी मजदूर। और अगर बात करें तमाम राज्यों की, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां पर हादसे हुए हैं और बड़े स्तर पर हादसे हुए हैं। यूपी में कई जिलों के अंदर प्रवासी मजदूर पाए गए संक्रमित। ऐसे में कल खत्म हो रहा है लॉकडाउन का पार्ट 3। लॉकडाउन पार्ट 4 किस नए रूप रंग के साथ होगा, किस तरह के नियम कानून होंगे, तौर तरीके होंगे, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 कुछ अलग सा होगा। फिलहाल कितनी रियायतें होंगी, ये एक बड़ा सवाल इसके साथ ही बना हुआ है कि लगातार देश के कई राज्यों में अगर सड़क हादसे हो रहे हैं, संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, तो ऐसे में लॉकडाउन 4 के अंदर क्या रियायतें होंगी और क्या नहीं। हमारे साथ शैलजा खान मिश्रा, तीर्थ प्रेसिडेंट मथुरा से जुड़ गए हैं। शैलजा खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 1 इंडिया में। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। शैलजा जी, अगर देखें लॉकडाउन पार्ट 3 अब लगभग खत्म होने को है, 50 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब लॉकडाउन 4 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी तक ये आपकी दृष्टि से ये कितना कंट्रोल्ड है, कितना नियंत्रित है? क्योंकि आंकड़े कुछ अलग हैं, लेकिन सरकारें कह रही हैं कि हम एक बेहतर रास्ते पर हैं। देखिए, ये हम बेहतर रास्ते पे हैं या नहीं हैं, इसका आकलन मैं अभी अगर न भी करूं, जी, मुख्य बात ये समझने की है कि हमारा सारा जीवन जो है वो चैलेंजेस से भरा हुआ है और रहेगा। बच्चा पैदा होता है, मुट्ठी बांधे, मुट्ठी खोलना उसके लिए चैलेंज है। उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, पढ़ना उसके लिए चैलेंज है। हम नौकरियां काम करता चैलेंजेस, ये जिंदगी चैलेंजेस हमारे सामने रखती है। आमतौर से वो चैलेंजेस सामने आते हैं जो हमसे पहले औरों ने फेस किए हैं, तो इसलिए उसके रास्ते आसान होते हैं। उन चैलेंजेस को फेस कोई बता देता है, ऐसा हो तो ऐसा करना। ये चैलेंज जो इस समय न सिर्फ राष्ट्र के बल्कि संसार के सामने आया है, ये ऐसा है कि जिसको फेस करने का कोई अनुभव किसी के पास नहीं है। 1918 में पिछली बार मिलता जुलता एक चैलेंज आया था। उसके बाद से 100 साल बाद ये दोबारा ये ऐसी कोई परिस्थिति सामने आई है। और मनुष्य होने के नाते, नागरिक होने के नाते, जीवंत होने के नाते हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो चैलेंजेस सामने आते हैं उनको हम उस पार जाएं, चैलेंजेस के पार जाएं, उसे फेस करते हुए। डूज एंड डोंट्स के सारे प्रिस्क्रिप्शन हमारे सामने हैं। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, क्या करना ही करना है, हम सबको पता है। हमें इसमें अकेले नहीं, परिवार के रूप में, मोहल्ले के रूप में, नगर के रूप में, देश के रूप में, संसार के रूप में मिलजुल करके इस चैलेंज से पार जाने का रास्ता अलग अलग और साथ साथ खोजना है। और उसमें इतनी बात सिर्फ ये कहूँ
कि ये चैलेंज ऐसा है कि इसको हम अपॉर्चुनिटी में ही बदल सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही, देश की हैसियत से जब सारा विश्व इस खतरे से जूझ रहा है, हम एक देश की हैसियत से अगर सजग रहे, एकजुट रहे, तो इसकी संभावना है कि इस चैलेंज को हम भविष्य में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल सकते हैं। इसलिए न तो डरने चलिए इस चीज को आप उस नजर से, क्योंकि कई देखिए तमाम मैसेजेस सोशल मीडिया पर भी चलते हैं, इसका हालांकि कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहा हमेशा से जाता है कि प्रकृति से जितनी छेड़छाड़ की जाती है, प्रकृति अपने आप को संतुलित एक वक्त आने पर खुद ब खुद करती है। हमने प्रकृति के साथ जितनी भी छेड़छाड़ की, प्रदूषण का मामला आता रहा, पर्यावरण से छेड़छाड़ होती रही। आज अगर हम दोबारा से प्रकृति की तरफ देखें तो प्रकृति ने, चाहे वो नदियों की बात कर लीजिए, खुद ब खुद साफ हो गई। आप पर्यावरण की बात कीजिए, अब मई के महीने में कोई सोचे दिल्ली के अंदर ओले पड़ रहे हैं, ये भी प्रकृति का एक नया रूप है। तो क्या ये वही जो संदेश चल रहे हैं, जो मैसेजेस चल रहे हैं, उसमें कोई सत्यता दिखती है आपको? देखिए, ये तो अंधे को भी दिखना चाहिए कि प्रकृति का एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक वायरस है ये जी, नंगी आंख से दिखता नहीं। और वो हमारे आज के संदर्भ में देखा जाए तो जीवित भी नहीं है। और उसने सारी दुनिया को नजरबंद कर दी, हमारे मुंह पे पट्टियां बांध दी, हमारा आना जाना बंद, स्कूल कॉलेजेस बंद, सड़कें बाजार बंद। तो कुछ तो हुआ ही है, और जो नहीं देखना चाहता वो नहीं देख पाएगा। आप देखो, नदियां साफ बह रही हैं कि नहीं? आप देखो, आसमान आज साफ दिखता है कि नहीं? हमारी सांसें आप पहले के मुकाबले जो पोल्यूशन था हमारी मेगा सिटीज में, वो कम हुआ है कि नहीं? तो फर्क तो पड़ा ही है, और उसे नकारने से कुछ काम भी नहीं चलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हम उस लंबी डिबेट में जाएं, लेकिन ये सच है कि जो पोल्यूशन, जो तमाशा हमारी शहरी गतिविधियों के नाते समाज में, न अपने देश में नहीं बल्कि संसार में आ गया था, फिलहाल तो उसे एक अंकुश लगा दिखता है। हमें यहीं से राह वापसी अपनी करनी है, सोच विचार करके, और अपने देश में जहाँ की प्रकृति और पर्यावरण की बातें आज से नहीं हजारों साल से की जा रही हैं अलग अलग तरीके से जी, हमारे लिए तो आसान होना चाहिए कि हम रुके, ठहरे, बिल्कुल। यही मेरा सवाल आपसे इसीलिए था क्योंकि आपने अवसर का जिक्र किया था, और ये अवसर है कि हमें कुछ सिखा रहा है कि हम पर्यावरण को बेहतर कर सकते हैं। करोड़ों रुपए की परियोजना की जरूरत नहीं है, अगर हम अपनी आदतों पर ही थोड़ा सा सुधार कर ले तो नदियों को साफ कर सकते हैं, आसमान को साफ कर सकते हैं। एक अंतिम बात मैं जोड़ना चाहूंगा। देखिए, अक्सर एक पर्यावरण के जिससे लोग कहते हैं सेव अर्थ जी, हमको पृथ्वी को बचाना है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये भ्रम, ये अहंकार हम न पालें। पृथ्वी को बचाने की कोई जरूरत नहीं, पृथ्वी का कहीं कुछ नहीं होने वाला। हमको अपने को बचाना है जी। ये अहंकार कि हम पृथ्वी को बचाने निकले हैं, हमें और मानसिकता बिगाड़ता है हमारी। पृथ्वी तो बचा ही लेगी अपने आप को। देखो ना, जरा सा एक छोटे से वायरस ने क्या कर दिया। बिल्कुल। तो हमें अपने आप को बचाना है, उसके लिए हमें सजग होना है, वैयक्तिक रूप से, सामूहिक रूप से, सामाजिक दृष्टिकोण से। शैलजा जी, तमाम मजदूर, श्रमिक, कामगार सड़कों पर हैं, क्या सरकार से कहीं चूक हो गई? शुरुआत में ही उनके लिए बस ट्रेन चलाई जा सकती थी तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, तमाम मजदूर नहीं मरते। इस विषय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मुझे करनी भी नहीं चाहिए। और ये जो विषय है वो विषय भी है, सरकार की आलोचना मैं न कर सकता हूँ, मुझे करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इन तमाम श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है बेहतर? तो बहुत किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा रहा है। मैं तो मथुरा की बात कर रहा हूँ, यहाँ ज्यादा श्रमिकों को भोजन कराए। उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत बड़े अच्छे स्तर पे किया जा रहा है, जहाँ मजदूरों को भोजन भी कराया जा रहा है, घर भी पहुंचाया जा रहा है, उनको रखा भी जा रहा है, उसकी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कम से कम उत्तर प्रदेश के मामले में तो शासन के स्तर पे भी बड़ी सजगता का परिचय दिया जा रहा है, और उसकी तारीफ। लगता है संपर्क टूट गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा जी, हमसे जुड़े हुए थे, और लगातार उनका कहना था पर्यावरण पर उन्होंने बात की कि किस तरीके से एक छोटे से वायरस ने इस पूरे दुनिया पर प्रतिबंध लगा दिए, कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। तो ये एक बड़े स्तर पर प्रकृति हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि स्थिति इससे भी ज्यादा खराब हो सकती है अगर हमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा।
तो लॉकडाउन के कारण घर वापस लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर और सीधे तौर पर अगर देखें तो लगातार हादसों के शिकार हो रहे हैं प्रवासी मजदूर। तो यूपी में कई जिलों के अंदर प्रवासी मजदूर पाए गए कोरोना संक्रमित और गांव में प्रवासियों के जरिए बड़ा कोरोना संक्रमण का खतरा। कल अब लॉकडाउन 3 खत्म होगा, इसके बाद लॉकडाउन 4 किस तरह का होगा इस पर फिलहाल औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन तमाम चीजें रियायतों के साथ सामने आएंगी। ये प्रधानमंत्री की तरफ से पहले संकेत दिए गए हैं। नए रूप रंग का होगा, नए तौर तरीकों का होगा नया लॉकडाउन। तो लगातार देश में कई राज्यों के अंदर सड़क हादसे हो रहे हैं। लॉकडाउन के कारण घर वापस लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब जोड़ रहे हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज वन इंडिया में। धन्यवाद, नमस्कार सर। अभी तक की अगर लॉकडाउन की स्थिति, तमाम कोरोना पर नियंत्रण पाने के प्रयासों को अगर हम एक समीक्षावश आपकी नजर से समझने की कोशिश करें तो सर क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि अगर हम अपने को कंपेयर करते हैं अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड, इटली से, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें सरकारी प्रयासों की वजह से या हमारी आपकी हर्ड इम्यूनिटी की वजह से ये विचारणीय है, क्योंकि आपने जो परीक्षण का जो स्तर है वो अभी बावजूद हमारे दावों के वो बहुत उच्च कोटि का स्तर नहीं है, और आपने मुश्किल से आधे प्रतिशत जनसंख्या की भी नहीं की, उससे भी कम संख्या है। और उसके आधार पर ये कहना ये एक्टिव है ये इनएक्टिव है शायद बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत उचित नहीं होगा। और हमारी जो चिकित्सा के बारे में जो व्यवस्था है उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें और थी कि हमारे अस्पतालों से और हमारी जो व्यवस्था होनी चाहिए थी इन स्केल ऑफ 1:10, अभी भी मैं उसको 8/10 नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अभी वो 5/10 में ही है। इसके अलावा आप देखिए, सबसे बड़ा एक ज्वलंत प्रश्न है आपके लिए, मेरे लिए, जो पलायन करने वाले मजदूर है। हर नेता बात करता है मजदूरों किसानों का संपुट लगा के भाषण करता है, लेकिन जब बात आती है उनकी सुख सुविधा की, ऐसा सीन आपने मैंने जीवन में नहीं देखा कि अटैची पर बच्चा और महिला, उसकी माँ एक गोद में बच्चा उसको लेके घसीट के 500 किलोमीटर चल रही है जी। बल्कि जब मैं खाने बैठता हूं तो मुझे कभी कभी ग्लानि होती है कि वहां पर इतने हजारों मासूम लोग बिना खाने का और मैं खाना खा रहा हूं। कदाचित यही भावना आपकी प्रत्येक भारतवासी की है। बिल्कुल। ये अपेक्षा की जाती थी कि पलायन होता है तो उसकी व्यवस्था करते, ट्रेन चलाते, बस चलाते, ट्रक चलाते। विक्रम जी, यही मेरा आपसे अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि क्या सरकार ये जो बस ट्रेन चला रही है ये लॉकडाउन 1 में ही चला देनी चाहिए थी और तमाम श्रमिक मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा देना चाहिए था? विक्रम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के आगमन की सरकारों को चुनौती है। विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी यही कहना था कि अभी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत कम है और यही वजह है कि हम देश के 1% को भी अभी तक टेस्ट नहीं कर पाए हैं। और उसके आधार पर अगर हम ये कहें कि हमारे देश में कोरोना ज्यादा है कि कम है, कि नियंत्रित है या नहीं है, तो ये शायद एक सिर्फ मजाक होगा। तो कल खत्म हो रहा है लॉकडाउन का पार्ट 3। लॉकडाउन 4 में नए नियम होंगे, नए तौर तरीके होंगे, नए रूप रंग होंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। तो लॉकडाउन के कारण घर वापस लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर और आपको बता दें लगातार सड़क हादसों के शिकार हो रहे हैं प्रवासी मजदूर। तो वहीं अब आपको बता दें कि औरैया में सड़क हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ के घटना के बाद बेहद सख्त हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ट्रक मालिक और ड्राइवर पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। तो मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के भी निर्देश हैं। तो आपको बता दें कि सड़क हादसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी सख्ती दिखाई है ट्रक मालिक पर और इसके अलावा ड्राइवर पर। बता दें कि 24 मजदूरों की मौत हो गई है, 15 घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल औरैया के अंदर सड़क हादसा हुआ, 24 मजदूरों की मौत बताई गई, 15 से ज्यादा मजदूर हादसे में घायल हुए हैं। फिलहाल औरैया के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 15 मजदूर घायल बताए गए हैं और 24 मजदूरों की हत्या
का केस दर्ज कर लिया गया है ड्राइवर पर क्लीनर कर। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रक मालिक और ड्राइवर पर यह हत्या का केस दर्ज किया गया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, साथ ही साथ बात करें घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की बात की गई है। तो औरैया में हादसे के बाद घटनास्थल से देखिए संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। औरैया जिले में आज तड़के सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है जिसमें लगभग 2 दर्जन मजदूरों की मृत्यु हो गई है। आइए पूरे प्रकरण को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित जी। जानते हैं सर क्या हादसा हो गया है, क्या पूरा 24 की मौत हुई है। आज कानपुर आगरा हाईवे पे औरैया कोतवाली अंतर्गत मिसौली के पास सुबह 2 से 3 के मध्य 2 गाड़ियों के मध्य इसमें एक ट्राला था जो कि राजस्थान से आ रहा था और एक डीसीएम जो दिल्ली से आ रहा था। ट्राला पहले से खड़ा था और डीसीएम जो ड्राइवर था वो कुछ उसे झपकी आई और ट्राले में उसने ठोकर मार दिया। परिणाम स्वरूप इसमें 24 लोगों की मृत्यु हो गई, 15 लोगों को इलाज हेतु। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। यूपी सरकार ने एनपीआर पर लगाई रोक और कोरोना वायरस के चलते सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। पहले चरण में चल रहे एनपीआर को रोका गया। प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने रोक के आदेश जारी किए हैं। अगले आदेश तक एनपीआर पर रोक रहेगी। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। राज्य के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को एनपीआर पर रोक का आदेश जारी किया। सरकारी आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2021 के पहले चरण के लिए चल रहे काम को रोक दिया गया है। इस बाबत सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्त को आदेश की कॉपी भेज दी गई है। आदेश के मुताबिक अग्रिम आदेश तक उत्तर प्रदेश में एनपीआर की प्रक्रिया से जुड़े सभी काम स्थगित रहेंगे। तो एनपीआर पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। राज्य के अंदर प्रमुख सचिव की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हाल एनपीआर पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से, कोविड की महामारी की वजह से यह रोक लगाई गई है और एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर रोक लगाई गई है। तो प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने रोक के आदेश जारी किए हैं और अगले आदेश तक एनपीआर पर रोक ही रहेगी। तो ट्रॉली बैग पर मासूम को ले जाने का मामला सामने आया था और वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और आगरा डीएम को नोटिस जारी किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा है और उत्तर प्रदेश पंजाब के मुख्य सचिव से भी जवाब मांगा है। दोनों राज्यों की संवेदनहीनता पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं मानवाधिकार आयोग की तरफ से। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा है, नोटिस जारी किया है। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए। आगरा के हरिपर्वत चौक के पास की यह तस्वीर थी जहां एक बच्चा एक ब्रीफकेस के ऊपर लेटा हुआ है और उसकी मां उस ब्रीफकेस को खींचते हुए ले जा रही है। यह तस्वीर सामने आने के बाद सवाल ये उठने लगे थे कि क्या ये मजदूर, श्रमिक, कामगार इतने मजबूर हैं कि अपने बच्चों की थकान इनको दिखते हुए भी इन्हें इग्नोर करना पड़ रहा है, तो फिर सरकार इन्हें नजरअंदाज आखिर क्यों कर रही है। तो सवाल कई थे, इसीलिए मानवाधिकार आयोग की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं। तो नोटिस जारी कर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जवाब मांगा गया। तो नोएडा में कोरोना से 5वीं मौत हुई है। सेक्टर 8 के अंदर 65 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। देर रात जिम्स के अंदर बुजुर्ग की हुई। शमशुद्दीन इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। 65 साल का ये व्यक्ति है और इसकी मौत हो गई है। सेक्टर 8 में रहता था ये बुजुर्ग और फिलहाल जिम्स के अंदर इसकी मौत हुई है। आपको बता दें कि बुजुर्ग की मौत 5वीं मौत बताई जा रही है जो कि कोविड की वजह से नोएडा के अंदर हुई है। तो नोएडा में 5वीं मौत सामने आई है। सेक्टर 8 में 65 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। 65 साल के शमसुद्दीन की मौत हो गई है। देर रात जिम्स के अंदर बुजुर्ग की मौत हुई। तो नोएडा में कोरोना से 5वीं मौत सामने आई है और आपको बता दें कि सेक्टर 8 में 65 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। शमशुद्दीन नाम बताया जा रहा है इस शख्स का और सेक्टर 8 का रहने वाला था। संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, सेक्टर 8 के एक बुजुर्ग की मौत हुई है, क्या जानकारी है इनके विषय में?
जी बिल्कुल, लगातार जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर जिस तरह से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं पर आज पांचवी मौत यहाँ पर रिपोर्ट की गई है, जो कि बताया गया है कि 65 वर्षीय बुजुर्ग हैं, सेक्टर 8 के निवासी हैं। इनको बीती रात सेक्टर 30 अस्पताल में पहले से एडमिट थे, जिसके बाद में इनको जब इनकी तबीयत वहां पर बिगड़ती है, बाद में इनको गेट नोएडा के जिम्स अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है और जिम्स अस्पताल में बीती रात इनकी मौत हो जाती है। जो 65 वर्षीय बुजुर्ग हैं, ये सेक्टर 8 के निवासी हैं। इनका बताया गया है कि जिस तरह से ये पिछले काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उसके बाद में 15 मई को इनका जो रिपोर्ट मिली थी वो कोविड-19 इनको पॉजिटिव। चलिए, ललित से लगता है संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पांचवी मौत हुई है 65 साल के बुजुर्ग है, सेक्टर 8 के रहने वाले शमसुद्दीन की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण से पहली मौत हुई। बीआरडी अस्पताल के अंदर 62 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। कैंपियरगंज के मोहली पुरवा का रहने वाला था संक्रमित। शुक्रवार को ही संक्रमित को कराया गया था भर्ती। आपको बता दें कि बीते रविवार को वो मुंबई से लौटे थे, उनके साथ 3 और लोग थे। तो बीआरडी अस्पताल के अंदर मौत हुई है। कैंपियरगंज के मोहली पुरवा का रहने वाला संक्रमित बताया जा रहा है। तो शुक्रवार को ही संक्रमित को भर्ती कराया गया था और फिलहाल उसकी मौत हो गई है। गोरखपुर का कोरोना संक्रमण से पहली मौत का यह मामला है। तो गोरखपुर में कोरोना से पहली मौत हुई है। बीआरडी अस्पताल के अंदर 62 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। तो कैंपियरगंज के मौलीपुरवा का रहने वाला यह संक्रमित बताया गया। शुक्रवार को ही संक्रमित को भर्ती करा दिया गया था। आशीष शाही हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। आशीष, पहली मौत गोरखपुर में सामने आई है कोरोना की वजह से, क्या जानकारी? आशीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आशीष, पहली मौत हुई है गोरखपुर के अंदर कोविड की वजह से, क्या जानकारी है इन शख्स के विषय में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ये पहली मौत हुई है। जो 62 वर्षीय बुजुर्ग हैं और कैंपियरगंज के रहने वाले थे, जिन्हें शुक्रवार को देर शाम कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी। इन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान आज 2 घंटे पहले उनकी मौत हो गई है। फिलहाल इनके पूरे गांव को सील कर दिया गया है और गांव के अगर जितने भी 4 से 5 गांव को भी सील कर दिया गया है कि जितने भी लोगों के मिले थे सभी लोगों की एक-एक करके जांच की जाएगी, सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो मिला जुल के कहा जाएगा कि प्रशासन में हड़कंप सा मच गया है इस मौत को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं हापुड़ में लगातार हो रहा है लॉकडाउन का उल्लंघन। बसों और वाहनों में ठूस ठूस कर भरे जा रहे हैं प्रवासी मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिले में नियमों का पालन कराने में नाकाम दिख रही है पुलिस। जान जोखिम में डालकर बस की छत पर सफर कर रहे हैं मजदूर। पुलिस चेकिंग के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बड़े स्तर पर यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं और जिले में नियमों का पालन कराने में पुलिस नाकाम दिखाई देती है। जान जोखिम में डालकर बस की छत पर सफर कर रहे हैं मजदूर। तो बसों और वाहनों में किस तरह से ठूस ठूस कर ले जाया जा रहा है, इसकी तस्वीर आप देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, यहां पर 1 सेंटीमीटर की भी दूरी इनके बीच हो तो ये भी बड़ी बात होगी। यहां तो 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी की बात की जाती है सोशल डिस्टेंसिंग में। फिलहाल दूसरी तस्वीर देखिए, पिलखुआ टोल पर सैकड़ों मजदूर मौजूद हैं। पुलिस की मौजूदगी भी यहां पर है, लेकिन हर कोई यहां पर लाचार और सिस्टम लचर नजर आ रहा है।